खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये तो आप सब लोग ही जानते हैं दोस्तों कि काला इल्म और काला जादू बहुत ही ख़तरनाक किस्म के होते हैं। ये जिस भी शख्स के ऊपर किए जाएं उस शख्स को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि काला इल्म करने वाला या कराने वाला दोनों ही जहन्नुमी हैं। आज की जो स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ये काले इल्म के बारे में ही है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये सबक आमूज़ कहानी। आज की ये कहानी हमें भेजी है नवाज़ ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि आज जो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ इसने हमारी ज़िंदगियाँ हिलाकर रख दी थी। असल में जब मेरे अम्मी अब्बू की शादी हुई तो उस वक्त मेरे अब्बू सऊदीया में काम करते थे। शादी के फ़ौरन बाद वो अम्मी को भी सऊदीया ही ले गए। मैं और मेरा छोटा भाई वहीं पैदा हुए और वहीं पले बड़े। जब अब्बू की जॉब ख़त्म हुई तो हम लोग वापस पाकिस्तान आ गए, क्योंकि वहाँ ना तो तालीम का कोई ख़ास इंतज़ाम था और ना ही अब्बू को कोई दूसरी मुनासिब जॉब मिल रही थी। कराची में हमारे काफ़ी रिश्तेदार थे, अम्मी की तरफ से भी और अब्बू की तरफ से भी। पाकिस्तान आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था। अब्बू ने यहाँ पर एक मकान पहले ही ख़रीद लिया था जब हम सऊदीया में हुआ करते थे, और यहाँ आकर अब्बू ने अपना एक छोटा सा सुपरमार्केट खोल लिया। ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि अचानक एक दिन हमारे अब्बू की बड़ी खाला अपनी बेटी के साथ हमारे घर आईं और 2 दिन रुककर चली गईं। कुछ दिन गुजरे तो अम्मी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उनको बुखार और जिस्म में शदीद पेन रहने लग गया। हमने डॉक्टर को दिखाया और दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद अम्मी काफ़ी हद तक बेहतर हो गईं। अचानक एक दिन अम्मी वॉशरूम में गईं और वहीं गिर गईं। हम दोनों भाई भाग कर गए तो अम्मी को उठाया तो वो बेहोश थीं। हम जल्दी से अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि अम्मी की कमर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, जिसकी वजह से उनको कंप्लीट बेड रेस्ट को कहा। इसके बाद हम अम्मी को घर ले आए। हमने अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या हुआ था, आप कैसे गिर गईं? तो अम्मी ने कहा कि मैं तो नॉर्मल मुँह हाथ धो रही थी कि मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़मीन की तरफ गिरा दिया। मैं और मेरा भाई बहुत हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हुआ अम्मी को। खैर, इस बात को हमने जाने दिया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अम्मी को रेस्ट करते करते काफ़ी दिन गुजर गए थे, मगर अम्मी का दर्द कम नहीं हो रहा था। अम्मी को इतनी तकलीफ़ में देखकर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब्बू भी सुबह शाम अम्मी की फ़िक्र में रहते थे। एक दिन के वक़्त हमें अम्मी के रूम से अम्मी के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं और मेरा भाई भागकर अम्मी के पास गए तो अम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं। हमने पूछा कि क्या हुआ है अम्मी, खैर है? अम्मी के चेहरे से पसीना टपक रहा था। हमने अम्मी को पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है अम्मी। तो अम्मी ने कहा कि मैंने अभी अभी यहाँ रूम में एक काला साया देखा है जो मेरी तरफ आ रहा था, और जैसे ही मैंने चीखना शुरू किया वो कहीं गायब हो गया। मैंने कहा कि अम्मी, आपका वहम होगा, आप फ़िक्र मत करें, ऐसा नहीं है कुछ भी। अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई साया था। हमने अम्मी को प्यार किया और कहा अच्छा ठीक है, हम आपके पास ही हैं, आप सो जाएं। अगले दिन जब हम अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अम्मी की रिपोर्ट्स अब बिल्कुल ठीक हैं, मगर अगर अभी भी इनको पेन है तो मेरी समझ से बाहर है कि इनको इतना पेन क्यों है। अम्मी की तबीयत बजाय ठीक होने के ख़राब होती जा रही थी। सेम डे जब हम अम्मी को डॉक्टर के पास से लेकर आए तो उसी रात को अचानक अम्मी फिर से चीखना शुरू हो गई। अब्बू भी एकदम से उठ गए और हमारी भी आंख खुल गई। हमने अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या हुआ है, आप ठीक हैं? तो अम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे फिर से वही काला साया दिखाई दिया है। हम तीनों बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये क्या हो रहा है अम्मी के साथ, आखिर अम्मी को क्या नज़र आता है। अब्बू ने भी अम्मी को हिम्मत दी और कहा कि परेशान मत हो, तुम दवाई भी खाती हो, शायद तुम्हारा वहम हो।
مگر امی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے وہ سایہ، آپ لوگ کیوں نہیں مانتے میری بات؟ ہمارا ہنستا کھیلتا گھر اب عجیب کشمکش میں تھا، اور اوپر سے امی کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کبھی ان کو بخار ہو جاتا تو کبھی باڈی پین، کبھی امی کے بیٹھے بٹھائے ہاتھ پیر مڑ جاتے، اور ہم سب یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اکثر امی چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھیں اور اکثر خود بخود ڈر جاتی، مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ امی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک روز رات کے وقت مجھے نیند میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بھائی تو سو رہا ہے، پھر یہ آواز۔ میں آرام سے اٹھ کر باہر آیا تو امی کے روم میں بس ابو ہی سو رہے تھے، امی نہیں تھیں۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا مگر مجھے امی کہیں نظر نہیں آئیں۔ میں نے کچن میں دیکھا مگر وہاں بھی امی نہیں تھیں کہ اچانک مجھے دوسرے کمرے سے آواز آئی۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو وہاں امی بیٹھی ہوئی تھیں اور نیچے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے جا کر امی کو کہا کہ امی کیا ہوا ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ مگر امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے مزید امی سے پوچھا تو اچانک امی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے میں بہت برے طریقے سے گرا۔ وہ طاقت امی کے اندر کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ طاقت امی کی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے امی کے اندر کوئی اور چیز موجود ہو۔ اچانک میرے گرتے ہی امی ایک بھیانک آواز میں ہنسنے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے وہیں زور زور سے ابو کو آواز دینا شروع کر دی کہ ابو جلدی آئیں، جلدی آئیں، امی کو کچھ ہو گیا ہے۔ اور اچانک امی بے ہوش ہو گئیں۔ ابو جلدی سے آئے تو میں نے ابو کو سب بتایا۔ ہم اسی وقت امی کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہا کہ سب کچھ نارمل ہے، کیا پتہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ مگر میں نے جو دیکھا تھا وہ میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب ہم امی کو لے کر گھر آئے تو میں نے ابو کو کہا کہ ابو، رات کو جو سب کچھ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ امی کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ ابو نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ابو کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز تو نہیں، کوئی جنات یا کچھ اور۔ ابو نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اگلے دن امی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہی روم میں بے ہوش ہوئی تھیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی، رات میں آپ کمرے سے باہر آئی تھیں کیا؟ مگر امی نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں آئی، بس پتہ نہیں نیند میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا دم گھٹ رہا تھا، اور شاید تبھی میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے امی کو زیادہ پریشان نہیں کیا کیونکہ پہلے ہی امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ دن کا ٹائم تھا، بھائی باہر دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا، ابو نے چھٹی کی تھی تو وہ سو رہے تھے اور میں امی کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا کہ اچانک امی نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اچانک یہ ہوتا دیکھ ابو کو آوازیں دے کر بلایا۔ ابو آئے تو امی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ امی ہم دونوں کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں۔ ایک دم امی نے عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیں کہ نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر سے امی بے ہوش ہو گئیں۔ میں اور ابو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابو نے کہا کہ کسی کو بتانا پڑے گا، یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ ابو کے ایک دوست نے ہمیں ایک صاحب علم کا بتایا تو ہم ان کے پاس گئے اور امی کی مکمل حالت ان کو بتائی۔ انہوں نے حساب کیا تو ہمیں بتایا کہ آپ کی والدہ پر کسی نے سفلی علم کروایا ہوا ہے، یعنی کالا علم، اور وہ جو کالے سائے ان کو دکھائی دیتے ہیں وہ کالے سائے نہیں بلکہ برے جنات ہیں جو آپ کی امی کے اوپر بھیجے گئے ہیں، جو آپ کی امی کو نقصان پہنچائیں۔ یہ سنتے ہی ابو اور میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آخر کون ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ ان صاحب علم نے کہا کہ آپ کا کوئی اپنا ہی ہے جس نے آپ کے گھر میں آ کر کوئی ناپاک چیز آپ کے گھر میں رکھ دی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کی والدہ کی یہ حالت ہے۔ مگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون ہے جو ہمارے گھر آیا ہو، کیونکہ امی کو پوچھنے کے لیے تو ویسے بھی کافی لوگ آتے تھے۔ ان صاحب علم نے ہمیں کچھ تعویذ دیے جو کہ امی کو پلانے تھے۔ ہم جب واپس گھر آئے تو چھوٹا بھائی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ابو نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب خیر ہے، امی کہاں ہیں؟ تو اس نے کانپتے ہوئے کہا کہ ابو،
अम्मी के अंदर कोई चीज़ है। हमने उससे पूछा कि साफ साफ बताओ क्या कह रहे हो तुम। तो उसने कहा कि अब्बू, अम्मी अंदर अपने रूम में बैठी हुई ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं जब कमरे में गया तो अम्मी ने अचानक मुझे देखा। अब्बू, उनकी आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं ज़रा करीब गया तो अम्मी ने अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और अचानक ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगीं। मैंने अम्मी को पकड़ा और लिटा दिया और फिर वो सो गईं। मगर जैसे ही अम्मी सोईं, मुझे महसूस हुआ कि जैसे अम्मी के रूम में कोई और भी है। मैं डर गया था। तभी यहाँ आकर आप लोगों का वेट करने लगा। अब्बू के साथ जब हम घर के अंदर आए और कमरे में गए तो अम्मी सो रही थीं। हमने छोटे भाई को सब बताया और उसके बाद हम ये सोचने लग गए कि आखिर ये सब किसने करवाया है। इतनी ही देर में अम्मी उठ गईं। हम जैसे ही अम्मी के पास गए तो अम्मी के जिस्म में शदीद पेन था। मैंने वो तावीज़ अम्मी को पिलाया और अम्मी को उठाया। खाना देकर अम्मी को कहा कि आप आराम करें। इतने में अब्बू ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि उस दिन जब मेरी खाला आई थी तो वो लोग कौन से कमरे में सोए थे। मैंने कहा कि अब्बू कोने वाले कमरे में सोए थे। अब्बू ने कहा कि आओ मेरे साथ, वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ कुछ है तो नहीं। हमने पूरा कमरा चेक करना शुरू कर दिया कि अचानक अब्बू ने जब बेड का गद्दा हटाया और उसके ऊपर जो लकड़ी की फटियाँ होती हैं वो हटाईं, तो वो देखकर हमारा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि वहाँ एक खोपड़ी रखी हुई थी जिसके ऊपर कुछ लाल रंग का पाउडर सा था। ये सब देखकर हम पर सख्ता सा छा गया था। मैंने अब्बू को कहा कि आखिर ये सब आपकी खाला ने किया है, मगर क्यों? तो इस पे अब्बू ने बताया कि मेरी खाला अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहती थी, जिसको लेकर वो उस दिन हमारे घर आई थी। मगर एंड में तुम्हारे दादा ने मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से कर दी, यानी कि तुम्हारी अम्मी से। खाला को शुरू से ही तुम्हारी अम्मी पसंद नहीं थी, मगर शुरू में तो हम सऊदीया चले गए थे और जब वापस आए तो खाला आई तो मुझे लगा कि सब भूल गई होंगी, मगर अब तक उन्होंने ये सब कुछ दिल में रखा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उन्होंने ही करवाया है, क्योंकि उनकी बेटी की शादी आज तक नहीं हुई है जो उस दिन उनके साथ आई थी, और उस दिन के बाद वो दोनों माँ बेटी दोबारा हमारे घर में कभी नहीं आए। यहाँ तक कि अम्मी की इतनी हालत ख़राब थी, इसके बावजूद भी उन्होंने ना कॉल की और ना वो खुद आईं। हमने छोटे भाई को कहा कि तुम अम्मी के पास रुको, हम ज़रा आते हैं। हम फ़ौरन वो खोपड़ी लेकर उन साहिब इल्म के पास गए तो उन्होंने उसको देखते ही कह दिया कि यही है, इसी पे अमल करके आपके घर में रखवाया गया है और वो बुरे जिन्नातों को भी भेजा गया है ताकि आपकी बीवी मर जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र मत करें, इंशाअल्लाह हम इसका तोड़ कर देंगे। और काफ़ी दिन तक इल्म करने के बाद उन्होंने उस काले इल्म का तोड़ कर दिया। इस बीच भी हमारे साथ काफ़ी वाक़यात हुए जो कि बताना इस कहानी को मज़ीद लंबा कर देगा। जैसे ही काले इल्म का तोड़ हुआ तो अम्मी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गईं। उनका पेन अब ख़त्म होने लग गया था और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई थी। उनको उसके बाद कोई काला साया भी दिखाई नहीं देता था। पहले तो अब्बू ने सोचा कि खाला से बात करते हैं, मगर अम्मी ने कहा कि अल्लाह पाक ने हमें इन चीज़ों से महफूज किया है, इसलिए छोड़ दें, उनका हिसाब अल्लाह पाक खुद करेंगे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बिल्कुल पहले की तरह ही हो गया, खुशबाश, हंसता खेलता। आपको ये कहानी भेजने का असल मतलब तो ये था कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया उनका अंजाम क्या हुआ। तकरीबन 2 साल के बाद हमें पता चला कि अब्बू की खाला के घर में आग लग गई और वो और उनकी बेटी बुरी तरह से जल गईं। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनको गुस्ल तक नहीं दिया गया था। मगर हमारी अम्मी को जैसे ही पता चला वो हमें लेकर फ़ौरन अफसोस के लिए गईं। मगर उस दिन के बाद से ये पता चल गया कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी सरारत के साथ साथ इस कहानी में हम लोग को एक सबक भी मिलता है कि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे या करेंगे, दर हकीकत वो आप अपने लिए ही बुरा सोच रहे और कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नवाज़ साहब की बताई गई ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खौफनाक या पुरअसरार कहानी है या कोई वाक़या है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरअसरार किस्से, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।